वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। टेस्ट सीरीज आरओ एआरओ के लिए चल रही है यूपीपीएससी। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मान लीजिए टेस्ट नंबर 1 से 16 तक पहुँचना है तो उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। करंटली जो ऑफर है वो 149 का है, पूरे साल के लिए है। वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सकें पूरे साल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के शहर और यह है नदी, जिस नदी के किनारे वो बसे होंगे। मेरठ हिंडा नदी के किनारे, मगहर अमी नदी के किनारे, बांदा बेतवा नदी के किनारे, इटावा यमुना नदी के किनारे। कौन सा इसमें मिसमैच है, यानी सही सुमेलित नहीं है। देखिए जो गाजियाबाद है वो हिंडन नदी के किनारे है, और मेरठ भी, मेरठ गाजियाबाद दोनों हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, मगहर अमी नदी के किनारे सही है। इटावा यमुना नदी के किनारे ठीक है। बांदा जो है वो केन नदी के किनारे है, ना कि बेतवा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, नदियों के किनारे बसे शहर गाजियाबाद और मेरठ जो है वो हिंडन नदी के किनारे। बाकी गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, अनूपपुर शहर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, प्रयागराज यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये तो संगम है इसलिए गंगा यमुना। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे है, और बांदा है केन नदी के किनारे, मगहर अमी नदी के किनारे। तो सी आंसर है इसका। राष्ट्रीय कथक संस्थान, यह लखनऊ के केसरबाग में स्थित है, यानी यूपी में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के केसरबाग में, लखनऊ में, करेक्ट है। ठीक है, 88-89 में। ठीक है, दूसरा वाला भी, दोनों के दोनों करेक्ट है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना वर्ष 1988-89 में संस्कृति विभाग के द्वारा एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। यह लखनऊ यानी यूपी के केसरबाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश की नौटंकी कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाओं पर आधारित एक लोक नाट्य कला है। इसमें कलात्मक संवाद अदायगी होती है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और इसका उल्लेख आईने अकबरी में भी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। तीनों के तीनों सही है, डी है इसका आंसर। तो नौटंकी एक लोक नाट्य कला है। ठीक है, और शांग की एक शाखा है। इसमें नृत्य और संगीत के साथ काव्यात्मक संवाद अदायगी होती है। नगाड़ा इसके प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए जाने वाले आवश्यक साधनों में से एक है। इसका कथानक ऐतिहासिक, सामाजिक और लोक कथाओं पर आधारित है। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं और इसका उल्लेख अबुल फजल की आईन अकबरी में किया गया है। यह वर्तमान में दो रूपों में प्रदर्शित किया जाता है, की जाती है, हाथरस रूप और कानपुर रूप। तो डी करेक्ट हो गया। नौटंकी दो रूपों में, हाथरस रूप, कानपुर रूप। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बनारस घराने से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, किशन महाराज। किशन महाराज हैं बनारस घराने से संबंधित, गिरिजा देवी भी बनारस घराने से संबंधित है। भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंध रखते हैं। गंगूबाई हंगल भी किराना घराना से संबंध रखती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा चौथा हो जाएगा, यानी बी, क्योंकि नहीं है पूछ रहा ऊपर। पंडित किशन महाराज एक भारतीय, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक हैं। बनारस घराने से संबंधित थे वो। उन्होंने अपना जीवन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को समर्पित कर दिया। गिरजा देवी की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय गायिका, बनारस घराने से संबंधित थी वो। उन्होंने शास्त्रीय तथा हल्के शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन किया तथा ठुमरी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद की। इस शैली में उनके योगदान के लिए उन्हें ठुमरी की रानी कहा गया। बाकी किराना घराना के पंडित भीमसेन जोशी, गुरुराज जोशी पूरा नाम।
ठीक है, जिन्हें सम्मानजनक उपसर्ग पंडित के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक थे। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ भक्ति संगीत की लोकप्रिय प्रस्तुतियों के लिए भी जाना जाता है। गंगूबाई हंगल की बात करें तो कर्नाटक के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की एक भारतीय गायिका थीं, जो अपनी गहरी और दमदार आवाज़ के लिए जानी जाती थी। हंगल किराना घराने से संबंधित थी। तो गंगूबाई हंगल किराना घराना और पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना। गिरजा देवी और पंडित किशन महाराज बनारस घराना। अवध किसान सभा, ठीक है, कुछ नहीं पता क्या सही बताना है गलत बताना है। जब दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप नीचे आओगे तब सही बताना है। तो अवध किसान सभा, इसने जमींदारी विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसकी स्थापना 1920 में गौरी शंकर मिश्र द्वारा की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? और ये है आपके कूट। 1920 में तो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन गौरी शंकर मिश्र के द्वारा नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो दोनों ही कट जाएंगे ये। ठीक है, ये करेक्ट है, ये गलत है, लेकिन कटेगा तो पूरा। पहला वाला सही है, केवल एक बी में है फर्स्ट। अवध किसान सभा की स्थापना वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बाबा रामचंद्र द्वारा। वह एक ट्रेड यूनियनवादी थे, जिन्होंने अवध के किसानों को संगठित किया और पहले जमींदार विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व किया। तो पहला वाला कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा अन्य लोगों ने अवध किसान सभा की स्थापना की, जिसे आमतौर पर अवध किसान सभा के नाम से जाना जाता है। तो बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत हुई 1954 में, 1954 में। देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो है 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील में शुरू की गई थी। सफल परीक्षण के बाद 1958 में चकबंदी योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी निदेशक या आयुक्त के अधीन चकबंदी निदेशालय का गठन किया गया। निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1931 में प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में करबंदी यानी कर नहीं आंदोलन से जुड़ा था? 1931 में प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्रों में कर नहीं आंदोलन से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों के तीनों डी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में करबंदी यानी कर नहीं आंदोलन का आयोजन किया। इस आंदोलन के दौरान लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण उनके सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वर्ष 1899 में लखनऊ आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 1899 की बात हो रही है, 1916 की नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त। देखिए, 1899 में लखनऊ अधिवेशन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी पत्र प्रताप का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? प्रताप किसके द्वारा किया गया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी। अग्रणी पत्रकारों सह स्वतंत्रता सेनानियों में से एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। वर्ष 1890 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज जिले के इलाहाबाद में जन्मे वह क्रांतिकारी हिंदी समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक और संपादक बने। प्रताप का प्रकाशन कानपुर से हुआ। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, पीसीएस हो या आरओ में इस तरह के 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं और बढ़ती ही जा रही है इनकी संख्या कथन कारण वाले। तो पहला जो अभिकथन है वो है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। इसका कारण क्या है? सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक ताकत प्रदान करता है। ठीक है,
चूंकि सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है और पौधों को संरचनात्मक ताकत प्रदान करता है, इसलिए पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण भी करता है। एक और प्रश्न है कथन कारण वाला। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर। अभिकथन है, पराध्वनिया का उपयोग आमतौर पर दुर्गम स्थानों में स्थित भागों को साफ करने के लिए किया जाता है। पराध्वनियाँ कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं और बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर गमन कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पराध्वनियाँ, पराध्वनियों ज़्यादा सही हो जाएगा। पराध्वनियों का उपयोग आमतौर पर दुर्गम स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चूंकि पराध्वनियाँ हैं तो उच्च आवृत्ति वाली होंगी, कम आवृत्ति वाली थोड़ी होंगी। गलत हो गया है तो ए सही है और आर गलत है। ए हो गया इसका आंसर। स्पष्टीकरण करता है नहीं करता है वो तो दूर की बात है। तो इन प्रश्नों में अगर कोई ये पता चल जाए कि ये सही है ये गलत है तो बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। ठीक है, पराध्वनियाँ जो हैं वो उच्च आवृत्ति वाली होती हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। पराध्वनियाँ प्रायः उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अवयव आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। तो ए करेक्ट है, ए सही है, दूसरा गलत है। मतलब अभिकथन सही है, उसका कारण गलत है, क्योंकि उच्च आवृत्ति वाली होती है, वहां निम्न आवृत्ति लिखा था। क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में बोलते हैं इसको गुणसूत्र। स्कूल में पढ़ा होगा इनके बारे में आपने। 11th और 12th में बायोलॉजी होगी तो और अच्छे से पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जूलॉजी बॉटनी से बीएससी की होगी तो पारंगत हो गए होगे। चलिए देखिए, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार यानी रोड शेप्ड दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। देखिए, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नहीं। पहला वाला सही है केवल। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार यानी रोड शेप दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। देखिए, जो अभी अभी भी भले ही पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, चाहे पीसीएस का हो या आरओ का हो, जो साइंस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मेनली 1 2 3 में ही पूछे जा रहे हैं। 1 2 3 4 मतलब ABCD में ही पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कम बनाए जा रहे हैं उनमें और सीधे सीधे आंसर ही रहता है उनका। 25 20 25 18 जितने ही प्रश्न बनते हैं। इनमें से कौन सी वायरल बीमारी नहीं है? खसरा तो है वायरल बीमारी। पोलियो भी वायरल बीमारी है। रेबीज कुत्ते बिल्ली बंदर के काटने से होता है। पागल कुत्ता बिल्ली और बंदर के काटने से वायरल बीमारी है। वायरल का मतलब है वायरस, ठीक है, जो वायरस से होती है। तपेदिक यानी टीबी, ये तो बैक्टीरिया से होती है। तो यही आंसर हो गया इसका।
तो खसरा हो गया, रेबीज़ हो गया, पोलियो, ये वायरस बीमारी हैं या वायरल बीमारी हैं। जबकि तपेदिक या टीबी एक जीवाणु जनित बीमारी है। तपेदिक आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये जीवाणु जनित बीमारी है। भारत को टीबी मुक्त करना 2025 तक और वैश्विक रूप से 2030 तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील पूछ लेता तो बी, सी। देखिए, पानी या वसा में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो समूहों में वर्गीकृत किए जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वसा और तेल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं, जिन्हें इस समूह में रखा जाता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। ये लीवर या वसा ऊतकों में जमा होते हैं, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। अब बी में भी सारे आ जाएंगे, वो B1, B2, B5, B6, B9, B7, B12। ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन को आहार में नियमित रूप से शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे यूरिन में आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं और हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किए जा सकते। विटामिन B12 को छोड़कर जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित नहीं किए जाते। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो रहा है, इन सभी विटामिनों के रासायनिक नाम भी, केमिकल नेम भी वही पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्टोव की बाती में मिट्टी का तेल किसके कारण चढ़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। इंग्लिश में इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखिए, स्टोव की बाती में मिट्टी का तेल चढ़ना तेल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है। दीपक की बाती में कई छेद होते हैं जो कोशिकाओं के रूप में कार्य करते हैं, अतः कोशिकाओं में मिट्टी का तेल बढ़ता रहता है। चलिए, दर्पणों यानी मिरर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। उत्तल या कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग कारों की हेडलाइट्स में रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का उपयोग ऑटोमोबाइल वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। देखिए, गलत है दूसरा, पहला भी गलत है, उल्टा फुल्टा लिखा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर, और ये इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कारों की हेडलाइट्स, सर्चलाइट आदि में रिफ्लेक्टर के रूप में किया जाता है। जो दंत चिकित्सक होते हैं यानी डेंटिस्ट, दांतों की जो जांच करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और चेहरे की बड़ी हुई सीधी छवि प्राप्त करने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण ही है वो। सौर विकिरण को केंद्रित करने के लिए सौर ताप उपकरणों में किया जाने वाला प्रयोग दर्पण, अवतल दर्पण, ये सब याद रखिएगा। इसके विपरीत जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग ऑटोमोबाइल के रियर व्यू दर्पण में किया जाता है, पीछे देखने के लिए। बड़े स्टोरों या सामुदायिक हॉलों में रखे गए खोज दर्पणों में और सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में। इसको पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन, फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना। देखिए, कोयला एक बार जल गया तो जल गया, राख बन जाएगा, वापस अपनी यथास्थिति में तो आएगा नहीं। सीमेंट एक बार जम गया तो जम गया, फल एक बार पक गया तो पक गया। ये सारे के सारे जो हैं वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। 1, 2, 3, डी है इसका आंसर। तो सीमेंट का जमना जो है स्थायी परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, जो अनुत्क्रमणीय होता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब फल फट जाता है तो फल के छिलके में मौजूद वर्णक बदल जाते हैं और यह प्रक्रिया उत्क्रमित नहीं हो सकती।
ठीक है। कोयले का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जब कोयला जलता है तो कोयले में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। कोयले का जलना एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, मतलब यथास्थिति में वापस नहीं आ सकता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एक बस सीधे रास्ते चल रही है। एक बस सीधे रास्ते चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तीक्ष्ण मोड़ लेती है। बस में बैठे जो यात्री हैं वो किस ओर झुकेंगे? ये तो आपने पर्सनली महसूस भी किया होगा। ठीक है। राइट साइड ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। राइट साइड की तरफ तीक्ष्ण मोड़ लेगी तो बाईं तरफ झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, सी है इसका आंसर। और बाईं ओर लेगी तो दाहिनी ओर झुकेंगे। देखिए एक बस सीधे रास्ते से चल रही है, अचानक दाहिनी ओर एक तीव्र मोड़ लेती है तो बस में बैठे जो यात्री हैं वो बाईं ओर झुक जाएंगे। यह दो बलों के कारण हो रहा है जो उस समय लग रहे हैं या कार्य कर रहे हैं। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ये स्कूल में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। अभिकेंद्रीय बल को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्रीय बल एक बल है जो एक वृत्त में घूमने वाले पिंड पर कार्य करता है और पिंड की गति के केंद्र पर लक्षित होता है। पिंड के पथ के वक्रता के केंद्र की दिशा में पिंड की गति के समकोण पर इसकी गति आयतित होती है। यह पिंड को वृत्तीय पथ पर गतिमान रखता है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित वृत्त में यात्रा करने वाली वस्तु द्वारा अनुभव किए गए बल को अपकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। वह बल जो किसी वस्तु के घूर्णन के अक्ष से किसी वस्तु के घूर्णन के अक्ष से दूर ढकेलता है, अपकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन के अक्ष अपने अक्ष से दूर ढकेलता है, अपकेंद्रीय बल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? गामा किरणें, अल्फा कण, बीटा कण, एक्सरे। ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण पर, सी है इसका आंसर। देखिए एक बीटा कण जिसे बीटा किरण या बीटा विकिरण प्रतीक है इसका ये। ठीक है। बीटा क्षय की प्रक्रिया के दौरान एक परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्सर्जित एक उच्च ऊर्जा उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। और बीटा क्षय के दो रूप हैं, बीटा क्षय, बीटा माइनस क्षय, बीटा प्लस क्षय, जो क्रमशः इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन। बीटा कण इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है, इसलिए उनके पास प्लस या माइनस का आवेश हो सकता है। तो बीटा कण इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम प्रश्न है ये, प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए निर्वात या वैक्यूम में तो सर्वाधिक होती है प्रकाश की गति, तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है ये। अगर यहाँ ध्वनि होती, ध्वनि की गति निम्नलिखित में से किस में सबसे न्यूनतम होती है, तो उसका उत्तर वैक्यूम हो जाता है, निर्वात हो जाता है। निर्वात में सर्वाधिक होती है प्रकाश की गति, कांच या ग्लास में यहाँ पर जो है वो न्यूनतम होगी, सी है इसका आंसर। और सबसे कम होती है प्रकाश की गति हीरे में, डायमंड में। देखिए प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक और हीरे में जो है वो न्यूनतम होती है। निर्वात में सर्वाधिक होती है और हीरे में न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। निर्वात में प्रकाश की गति का किसी माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। यानी अपवर्तनांक जिसका जितना कम होगा प्रकाश की गति उतनी तीव्र, अपवर्तनांक जितना बढ़ता जाएगा प्रकाश की गति उतनी धीमी। जल का अपवर्तनांक 1.333 होता है। मिट्टी का तेल का अपवर्तनांक 1.444 होता है। चमक कांच का अपवर्तनांक 1.65 होता है। तो सबसे कम ग्लास में, कांच में।
हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, अतः हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है डायमंड में। और हीरे के माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की गति में निम्न परिवर्तन होता है। ठीक है, यह है वो परिवर्तन। हीरे से गुजरने पर प्रकाश की गति 59% कम हो जाती है, जो सर्वाधिक है। तो 20 प्रश्न थे ये, मेनली प्रश्न इसमें जनरल साइंस के ही थे। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हो। करंटली जो ऑफर है 149 का है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पूरे साल के लिए एग्ज़ाम तक, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट।